इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं। पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, पहला चैप्टर। अब देखो 10th क्लास है ये, वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री मिला के है। दूसरी बात, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें जैसे अगर 4 क्वेश्चन आता है ना, तो जैसे हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आता है, उसमें से 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से मिलेंगे आपको, कभी 2 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिल जाते हैं, कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी 1 मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से 1 मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब 2 मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें से एक मॉडर्न हिस्ट्री तो नॉर्मल सीधा सीधा होता है, दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री दोनों को मिला के होता है। तो उसके लिए ये एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मतलब कि भाई उस टाइम विश्व में क्या हो रहा था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा अभी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो उसके बारे में है ये, तो जिसमें से ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर का तो चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना, ये बार बार पढ़ना है पीटी के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा, तो ये चीज़ याद रखना। और ये सब मेंस के लिए है, ये कोई काम का नहीं है, इतना बस एक बार रीडिंग कर लेना, बस उतना ही काम का है। चलो, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब याद रखना कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा तो उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, भारत का राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे जिनका मान के चलो कि ऑप्शनल फिलोसफी है, फिलोसफी नहीं, सोशोलॉजी में सीधा सीधा काम आता है ये चैप्टर। दूसरी बात, जिनका हिस्ट्री तो उसमें तो आता ही है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, ऐसे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ऐसे में सीधे सीधे यूज होंगे इनके। तो फेडरिक सौरव विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच संधि 1848 ऐसे बनाया गया है, काल्पनिक चित्र है ये। तो जब डेमोक्रेसी आ जाएगी तब क्या होगा। नए शब्द, निरंकुशवाद, ठीक है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। कल्पनादर्शी यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतने आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, निरंकुशवाद क्या होता है। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सोरी ने 4 चित्रों को एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो ये वर्ड याद रखना, अच्छा वर्ड है ये। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखे, चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानेंद्र की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। ये रही। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखना, देखो भारत में जैसे फिर जो भारत माता का कॉन्सेप्ट आता है वो सब यहीं से आता है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के दोस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारूई के कल्पनादृश्य यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे जुलूस को नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, मतलब नए नए अभी अभी आज़ाद हुआ है वो। उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारूई ने यह छवि निर्मित की थी, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, जो झंडा वे थामे हुए हैं। वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें उन अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं, मतलब ये भी धीरे धीरे जो आज़ाद हो रहे थे बाद में। ऊपर सड़क से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में भी किया है। इस अध्याय में एक ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारूई ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया।
तो याद रखना ये राष्ट्रवाद जो है एक मानसिक है, भारत में भी ये चीज़ पनपेगा। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य गतिविधि और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता का एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, ठीक है, तो साझा पहचान का भाव मतलब क्या हो गया, नागरिकता, और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की भावना अनंत काल से नहीं थी, ये संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो याद रखना ये ऐसे के लिए बहुत काम आएगा ये चैप्टर। अर्नेस्ट रेनन, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की परिभाषा दी है इसने। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट, ये जो भी है यूनियन नेशन वहाँ की भाषा होगी, राष्ट्र क्या है, व्हाट इज द नेशन। इस निबंध में रेनन ने अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। तो याद रखना, हाँ ये शायद मैंने पीटी था उससे पहले यही पोस्ट डाला भी था, जो बीजेपी या आरएसएस बोलता है कि समान भाषा, सब पे हिंदी थोपना, नस्ल सेम होना, धर्म एक होना, क्षेत्र एक होना, वो राष्ट्र होता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। सोहरी वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अब याद रखना, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द सोशल कैपिटल। पीटी में भी पूछा प्लस मेंस में भी पूछा, 2019 से जाकर पेपर देखना, जहाँ पीटी में पूछा गया है व्हाट इज द सोशल कैपिटल। ये चीज़ याद देखो, एनसीईआरटी में इसलिए बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी पूछा है, फिर इथिक्स में व्हाट इज द सोशल कैपिटल। 22 या 23 का मेंस का पेपर देख रहा हूँ, वहाँ मिलेगा आपको। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्पक होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, ये सब जरूरी शर्त है। तो राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल सॉलिडिटी। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जन्म संग्रह है, प्रांत उसके निवासी है, अगर सलाह लिए जाने किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र को वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तो ये चीज़ याद रखना, राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि ये एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए जो ये बोलते समान नागरिक संहिता लागू कर दो सब जगह। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर समान नागरिक संहिता, इनका जो मेन उद्देश्य है ना वो है कि मुसलमानों को जो कानून है उसको ख़त्म करना। मैं याद रखना, क्या ट्राइबल के कानून तोड़ पाओगे? नो। तो समान नागरिक संहिता तो फिर भी पूरे देश में नहीं लागू हो पाएगी। नए शब्द कहते हैं जन्म संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों का द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों की एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। अब देखिए यार ना, राष्ट्रवाद के प्रतीक है ये, नागरिकता, एक कॉमन भूमि होना, तिरंगा होना, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज को जगह ले ली थी। इसीलिए बोला जाता है पहले भारत में एक राष्ट्र में दूसरा राष्ट्र था जम्मू कश्मीर, क्योंकि उसका स्वतः झंडा भी था। तो ये उसका संविधान भी अलग था। हाँ, नागरिकता भी वहाँ के अलग था। तो इसीलिए तो गलत था वो सिस्टम, और वो प्रतीकात्मक तौर से ऐसा माना जाता है कि भविष्य में अलग राष्ट्र ही बनता।
वो तो अभी हाँ, क्योंकि उसने अपने शर्तों पे सारी चीजें करवाई थी हाँ, ना। पर वही था, नेहरू थोड़ा ज़्यादा लिबरल था उस टाइम, तो कोई नहीं, पर वो सही भी रहा, धीरे धीरे फिर उसने धीरे धीरे ऑक्यूपाई भी किया, चीज़ें खत्म। हाँ, क्योंकि जबरदस्ती उस समय होती तो फिर कभी भी विद्रोह हो सकता था। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्थितियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हो। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो ये यार कॉमन भाषा भी होती है। अब ये कोई डायग्राम है। एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्रक मुख्य पृष्ठ जिस पत्रकार एंड्रस रेबन ने 1798 में डिजाइन किया है। फ्रेंच बास्टिल जो किला था में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले के बगल में बनाया गया है। ये किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया था, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेमान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था और जर्मन जैकोबियन याद करो गुट का सदस्य था। तो ये सब वर्ड का सोचो, इस मीनिंग लोगों को अपनी आज़ादी अपनी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। इसका मतलब सीधी सी बात है, व्यक्ति जो है स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति किसी गुलाम नहीं होता है भाई कि उनके अकॉर्डिंग काम करे। व्यक्ति अपनी इच्छाओं का, इसके मतलब इस मीनिंग का याद रखना। डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट लोगों अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो सकता है? जैसे देखो, जैसे आज जो आर्टिकल 19 है यही है ना। हाँ, इसके सिंपल से एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे आपने रूसो भी पढ़ा होगा, वोल्टेयर पढ़ा होगा, तो वो बोलते थे ना कि भाई मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र ही मरता है वो, ठीक है। तो उसके जो ये जीवन काल में उसमें प्रतिबंध क्यों लगना भाई? जैसे समाज लगाता है, राष्ट्र लगाता है, ये क्यों लगने चाहिए भाई? एक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है तो स्वतंत्र ही मरता है वो। तो इसीलिए जैसे देखो, एक चीज़ याद रखना, जो भारत में बोलते हैं अपने को आज़ादी है, पर नहीं, आज़ादी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुले में सांस ले रहे हो भाई। बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है कहाँ भारत में? जहाँ पे कुछ सरकार के खिलाफ बोल दो तो कुणाल कांवला था जिसको उठा के फेंक दिए महाराष्ट्र में, तो कहाँ बोलने की आज़ादी है? ठीक। दूसरी बात होती है सामाजिक बंधनों से मुक्ति। स्त्रियों को, मुझे तो नहीं लगता कि भारत में कभी सामाजिक मुक्ति मिल पाएगी। स्त्रियों का जो व्यवहार होता है वो सब समाज के अकॉर्डिंग होता है, समाज जैसा चाहता है वैसा होता है। आगे आने वाले दिनों में शायद मे भी हो सकता है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि परिवर्तित होता रहता है पर समाज के बंधन हमेशा लागू रहेंगे। स्त्रियों को हमेशा किसी भी समाज में जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गुलामी जो है स्त्रियों को ही सहनी पड़ती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है, इसका मतलब ये है कि आप हर तरीके से आज़ाद हो जाए। ऐसे नहीं कि आप किसी के, चाहे सामाजिक हो, ठीक है, या राष्ट्र कोई जो है कानून के आधार पर ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। और वही है, नैतिकता के नाम पे जो है कानून वानून को लागू किया जाता है, पर गलत है वो चीज़। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबियन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। तो याद रखना, यहाँ से शुरुआत होती है राष्ट्रवाद की। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले से आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों को समावेश किया था। इसलिए याद रखना कि नेपोलियन को आधुनिक अग्रदूत भी कहा जाता है, उसका कारण है, इसमें अब आएगा क्यों कहा जाता है। समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था, ये चीज़ याद रखना, इसे नागरिक संहिता बनाई थी। ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसके कानून के समक्ष बराबर संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। इसीलिए ध्यान रखना कि और देशों में जो है आज़ादी की मांग उठने लग जाती है। इसलिए बोला जाता है कि भाई नेपोलियन की जो छड़ थी उसने जो है और लोगों को मतलब आज़ादी के लिए वो किया, प्रोत्साहित किया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया।
देखिए ये इसके मेन काम हैं। सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया और किसानों को भूदास्त तो जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों, नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चक्की। उद्योगपति और खासतौर पर सम्मान बनाने वाले लघु उत्पादकों के समझने लगे कि एक समान कानून, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्दा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं पूंजी के आवागमन में सहूलियत होती है। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआती में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वॉर्सो में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। अब वही हुआ कि उद्देश्य से तो स्टार्टिंग में सही था, पर बाद में धीरे धीरे गलत साबित होने लगा। वियना कांग्रेस 1815 के बाद यूरोप में बनी थी। याद रखना, ये वियना कांग्रेस वही है जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ है। ये उसी का ही छोटा रूप था स्टार्टिंग। मतलब ये भी कानून बनाती थी, यूरोप के लिए थी कि भाई आपको ये समुद्र की सीमाओं को पार करना है, ये सब सारी चीज़ें याद रखना। जब नेपोलियन को ख़त्म किया जाता है ना, तब ये वियना कांग्रेस बनती है। फिर ये वापस से डिसाइड करती है ज़मीन की सीमाएं, ये सब याद रखना। ये आइसलैंड है, डेनमार्क एंटार्कटिक सागर है। ये रूसी साम्राज्य, देखो याद करना, जो यूक्रेन उस टाइम रूसी साम्राज्य में आते थे। नॉर्वे, स्वीडन है, ये स्कॉटलैंड है, ये आइलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, वेल्स इंग्लैंड है, ये डेनमार्क और ग्रेटर ब्रिटेन प्रशा, नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल है। इधर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस है, ये भूमध्य सागर है, ये अपने मिस्र हो गया। फिलिस्तीन, ये सीरिया है, मेसोपोटामिया है, फारस है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध याद रखना। ऑटोमन साम्राज्य, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2022 में। यूनान, ग्रीस, क्रेते दोनों, सिसिलियों की राजतंत्र, कॉस्टिया, सार्डिनिया लघु राज्य, स्विट्जरलैंड, बावरिया, ऑस्ट्रिया साम्राज्य, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया। तो ये चीज़ें याद रखना। जब यूक्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वर्ष का रोपण प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है इनको। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्परफिल्ड द्वारा बनाई गई रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जब यूक्रेन शहर पर कब्जा अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी बाइक छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, बीच का अग्रभाग और एक किसान घुटने टेकने को मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वर्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, ये मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसी क्रांति के दावे पर व्यंग है कि जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। ऐसे पैसे देखो निकलते जा रहे हैं इसके। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिया के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई हर चिट्ठी पर उन भूभावों के नाम लिखे जिन्हें अब वो हार चुका है। फिर उसके बाद में ख़त्म हो ही जाता है इसका। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1797 में क्या होता है, नेपोलियन का इटली पर हमला होता है और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत होती है यहाँ से। और जो ठीक है 1814-15 में नेपोलियन का पतन होता है। फिर वियना शांति संधि होती है, याद रखना। यही ये लो बनाती है क्योंकि इसके आतंक से परेशान हो सके थे ना पूरा यूरोप। फिर 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1848 में फ्रांस में फिर क्रांति होती है, याद रखना। ये पूरा कंप्लीट क्रांति था। उसके बाद में फिर अच्छे से डेमोक्रेसी यहाँ पे लागू होती है। आर्थिक परेशानी से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मेगर, पोलिश, चेक आदि राष्ट्रीय राज्यों की मांग करते हैं। 1869 में याद रखना इटली का एकीकरण होगा। 1866-71 में याद रखना जर्मनी का एकीकरण होगा। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। और याद रखना इसी के बाद में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, अगर आप
मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के सवाए क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और उन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रेलिया, सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मेगेयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों को इस्तेमाल करते थे। गैलिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कानोलिया में स्लोवेनियंस और दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसल्वेनिया में रहने वाला रोमन लोग। इतना कोई मतलब नहीं है, आइडिया होना चाहिए कि बटा हुआ था। मतलब जैसे भारत में जैसे जाति है, वैसे वहाँ पे जातियों के आधार पर ये सब सारी चीज़ें बटी हुई थी। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला था तो केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य विचार कैसे उभरा? कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कहाँ सो रहे थे निखिल इतने दिनों से? अब मैं नहीं छोड़ूंगा सर क्लास, अब आ गया घर। चलो, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। चलो देखो, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। तो याद रखना, यही भारत में कौन था वर्ग था? जमींदार वर्ग। अब देखोगे ना, सब स्ट्रक्चर एक जैसा ही था पहले। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस से जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के हिसाब से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराए और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। देखो, सेम स्ट्रक्चर है जो भारत में था। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों को उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था, मतलब 1750 के समथिंग। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारियों की सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो याद रखना कि यहाँ से जो शुरुआत होती है, जो शिक्षित वर्ग आता है और उदारवादी जो मध्य वर्ग आता है, इसके कारण राष्ट्रीय एकता के जो विचार है वो पनपते हैं, नहीं तो पहले नहीं। समझ बात हो, जब भी जमींदार थे इनको फायदा हो रहा तो वो क्यों? भारत में भी कौन राष्ट्रवाद की विचारधारा लाए? जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बाद में वकील बने, ये सब सारी चीज़ें। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं शताब्दी सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित, जिसका अर्थ आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि याद करो कि वहाँ पे जो दो वर्ग था फ्रांस में, उसे टैक्स ही नहीं वसूला जा रहा था। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवाद निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबियन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवैश्य दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। अब देखिए, यहाँ से नेपोलियन
अगर दूत भी बनता है आधुनिकता का, पर बाद में खुद ही पतन भी करता है। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवाद, बाजार की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। मतलब यहाँ से इकोनॉमी की शुरुआत होती है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, पूंजीवाद। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक अपनी मुद्रा थी और नाप तोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों को नाकों से गुजरना पड़ता था। याद रखना, यहीं से यूरोपियन यूनियन की नींव पड़ी और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र को अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एल ए, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता और मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। मतलब देखो, इससे ये मतलब ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर जैसे टैक्स प्रणाली, जैसे भारत में भी जैसे पहले थे वैल्यू टैक्स प्रणाली थी, तो उससे कितना नुकसान होता था। हर वैल्यू पे जहाँ एडिशन हो रहा टैक्स का, अब जो जीएसटी आया, अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, अब ये डायरेक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट में लगता है। इसमें पहले वैल्यू एडिटेड पे लग रहा था, इसलिए टैक्स बहुत ज़्यादा होता था। तो यही यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि जब बहुत राष्ट्र की सीमाओं को जब पार किया जाता था तो टैक्स पे टैक्स वसूला जा रहा था, वो चीज़ें कीमत बढ़ती जाती थी। नई वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों का आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए कैसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रही था। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाई। याद रखना, देखो रेलवे ये काम करती है और भारत में भी यही काम करेगी। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो सबसे पहला जो राष्ट्रवाद का जो विचार में सबसे भूमिका निभाई उसने, मतलब ये अर्थव्यवस्था थी। भाई टैक्स कम होनी चाहिए, तो उसके लिए लोग एक साथ यूनाइट होंगे तभी चीज़ें होगी। एक मतलब कि एक मुद्रा होनी चाहिए। तो ये आर्थिक राष्ट्रवाद सबसे पहले पनपा था। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को शब्दावली में सोचने लगे कि वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंगेन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा, जोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालात जितनी बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ा कर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावना के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है, तो इसीलिए यहाँ पे लागू किया गया था। तो पहला जो स्वरूप था राष्ट्रवाद को, आर्थिक स्वरूप था, ये चीज़ याद रखना। रूढ़िवाद क्या होता है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अब क्या हुआ था, याद करो, नेपोलियन के भय से पूरा यूरोप कांप गया था। तो जब नेपोलियन खत्म किया गया तो वियना कांग्रेस बनी। वियना कांग्रेस ने वापस से वही पुराने सोचो कि वापस से वही सब चीज़ें लागू कर दी, इसलिए इसको बोला जा रहा है रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्हें यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम था और राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। अब लोगों को देखो, होता ना कि एक बार जब आज़ादी मिल जाती है तो फिर अगर दोबारा तुम उसमें प्रतिबंध लगाओगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो वही चीज़ हुई है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की।
इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। अब ये जो नेपोलियन ने जो भी लागू किया था, इसने सब खत्म करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता को बहाल कर दिया गया। सोचो, वापिस से राजतंत्र ला दिए। फ्रांस ने उन इलाकों को जो खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। पसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि पसा को सेक्सरी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो ये बहुत मतलब नेगेटिव हुआ, वो पॉजिटिव काम करके गया था पर ये सारा चीज़ें हुई। इसीलिए फिर बाद में धीरे धीरे जर्मनी का एकीकरण होगा, इटली बनेगा। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति विचार झलकते थे। अब देखो, इसीलिए सरकारें करती है मीडिया पर कंट्रोल करना। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दे था प्रेस की आज़ादी। सबसे भारत में भी इसी की मांग लेकर चलती है, और अंग्रेज हमेशा इसको छीनने का प्रयास करते हैं। चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया नाम व्यंग चित्र है। बाई तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। इसे पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब को कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्य को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांट जाएंगे। तो ये चीज़ होती है जब लगता है सरकारों को कोई व्यक्ति हम सरकार के लिए खतरनाक होने वाला है, तो सरकारें कहते हैं उसको डराएगी, धमकाएगी या उसको पैसा देगी। क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के बहने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। जैसे एनडीटीवी था तो सरकार के खिलाफ बोलता था, तो उसने क्या किया, उसने खरीद लिया। अब क्या ही बोलेगा। तो ये होता है भाई, सरकारें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे हमेशा चाहेगी कि वो चीज़ें कंट्रोल में रहे। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था जो इटली के क्रांतिकारी ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ। वह अथवा कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य थे। याद रखने की काम आएगी जर्मनी के एकीकरण में। 24 साल की व्यवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मॉस्को में यंग इटली और दूसरे बन में यंग यूरोप, जिसका सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसने जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की देखिए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सपन से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया क्योंकि ये पुरानी जो प्रथाएं थी उनको तोड़ रहा था। अब 1830 से 48 का दौर, तो याद रखना यहाँ पे फिर फ्रांस में क्रांति होगी, फिर 1860-70 में उधर जाके इटली और जर्मनी का एकीकरण होगा। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था ने अपनी ताकतों को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूल अध्यापक, कला और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे।
प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। अब यहाँ वापिस से क्रांति हो गई। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब सीधी सी है ये है कि अब फ्रांस में क्रांति हुई है तो ये समझ लो कि अब पूरा यूरोप में हलचल मचने वाली है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना को संचार किया वहीं था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादी के निवासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए जहाँ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कस्तूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो याद रखना यूनान भी ऑटोमन साम्राज्य का पार्ट था। हरिपेशन 2022 में पूछा था। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। अब तो ये भी याद रखना चाहिए कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। कला, काव्य, कहानी, किस्सा और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग किया। आइए हम रोमानीवादी को देखें जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत का राष्ट्र आधार बनाया जाए। देखो भारत में भी यही काम किया गया था। जब तिलक जो है इससे गणेश जी से जोड़ेंगे, ठीक है, भारत माता की जय होने लगी। गणेश उत्सव उन्होंने रक्षाबंधन। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्या होता है, एक सामाजिक सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाता है, तब जाके कोई राष्ट्र बनता है। तो ये सब चीज़ें देखो विचार ऐसे नहीं आए हैं, ये उसी लिए बताया गया। फ्रांसीसी चित्र का दुर्लभ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रों में से एक था। ये विशाल चित्र की एक घटना को चित्रित करता है जिसमें क्रियोल द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। दरलाकों ने घटना नाटकीय बनाकर महिला और बच्चों को पीड़ा केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके दिखाने वाले भावनाएं उभार कर यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है, औरतों के साथ गलत हुआ है। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्य में प्रकट होती है। याद रखो भारत में भी क्या है, राष्ट्रगान बनता है, राष्ट्रगीत बनता है। इसलिए लोक संस्कृति के अनेक स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल, स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता है, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यदि भी पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुपशिक ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपना ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलनेस और माजुरुका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। अब देखो भारत में भी यही होगा। ये हमेशा रखना, देखो सब जगह एक जैसा ही रहेगा। भाषा, कल्चर, प्रतीकात्मक रूप से चीज़ें जैसे झंडा, भारत माता, ये सब। भाषा ने भी, ये क्या होता है, लोगों को एकजुट करती है। भाषा ने भी भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। इसलिए याद रखना, ये होता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब भाषा थोपने का प्रयास किया जाता है। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए एक भाषा का एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि एक बड़ी संख्या में पादरियों, बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी थी। अब देखो अंग्रेज जब आए थे, याद करो 1833, कौन था जिसने भारत में अंग्रेजी भाषा थोपी थी?
मैं काले। हाँ, तो यार रखते ये होता है क्यों जरूरी, देखो यहाँ से पता लगता है क्यों थोप रहे हैं अंग्रेजी हो, ऐसे नहीं होता भाई कोई भी चीज़। ग्रिम बंदों की कहानी, लोक कथा और राष्ट्र निर्माण। ग्रिम्स फेरी टेल से एक जाना माना नाम है। जेकेम ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंदों का जन्म क्रम 1785-1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में होता है। जिस समय दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दी। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते थे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो लोक कथा उनकी जानकारी में आती थी उसे लिख कर रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी में उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मनी संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथा इकट्ठे की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। लोक कथा इकट्ठा करने लगे और जर्मन भाषा विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को फ्रांसीसी प्रभुत्व को विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने को व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। अब ये ऐसा सिमिलर काम किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, याद करो। वो बोलते भाई वेदों में ऐसा कुछ ही नहीं है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, मतलब समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें परखने लगी। बहु कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 का दशक पूरे यूरोप में भारी कठिनाई लेकर आए। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों को तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। और वहाँ सोचो ब्रिटेन में अच्छा खासा आधुनिकीकरण हो चुका था, भारत गुलाम थे उनके। तो ये जो यूरोप के जो राष्ट्र थे उन पर भी तो दिक्कतें हुई। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारी के बहुत तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों में के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गाँवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। कृषक विद्रोह होता है फिर 1848 में फ्रांस में, वहाँ से जाके फिर फ्रांस में एक राष्ट्र बन के उभर के आता है। 1848 एक ऐसा वर्ष था खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने में मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार प्रदान किया। यहाँ से शुरुआत होती है। और काम के अधिकार गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है। इससे पहले 1845 में सेल्सिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विलियम वोल्फ ने सेल्सिया के गांव की घटनाएं इस प्रकार की बयान की। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ों बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों का हालात खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों को फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी है। तो सब ऐसी बात है, जब शोषण होता है ना तो ऑटोमेटिक ही विद्रोह होता है। ये चीज़ याद रख लेना। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकर की भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियाँ दी गई। इसके बाद ये भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफी चीज़ें तोड़ दी और एक अन्य गुट ने भंडार में घुस के कपड़े के भंडार को लूट दी, उसे तार कर दिया, जैसे अभी नेपाल में हुआ। कोई लोग टीवी लेके भाग रहा है। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटे बाद सेना बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकों को गोली मार दी गई। 1848 की उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की क्रांति भी हो रही थी। अब जब ये दोनों मिल जाएगी तब खतरनाक रूप हो जाएगा। फरवरी 1848 घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में भी अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरियन साम्राज्य। वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। ये राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मनी इलाकों में अब देखो, यहाँ से फ्रांस तो पूरी तरह आज़ाद हो गया, अब होगा जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया।
18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता के ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधि ने प्रसा के राजा के फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं को साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों को मांगों का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे, अखबार शुरू किए थे और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बाद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षक की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। यहाँ देखो, मतलब महिला यहाँ तक ही है, वो यहाँ नीचे बैठने लायक नहीं थे। विचारधारा क्या होता है? खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों को समझ, जैसे उदारवादी हो गया, पूंजीवादी हो गया। नारीवाद क्या होता है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बहुत, ये याद रखना, नारीवाद डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब देखो कितना सिंपल सा और शॉर्ट एकदम डेफिनेशन दिया है, तो जहाँ जहाँ लगे आपको ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो अपने जो डायरी बनाते हो उसमें डायरेक्ट। स्वतंत्रता और समानता महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? उदारवादी राजनीतिक कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि भारत में ये मानसिकता है, वहाँ पे भी थी। इसीलिए बोला जाता है कि अगर वैचारिक क्रांति होगी ना, तो सब चीज़ें बदल जाती है समय के साथ। और वह कानून जो उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए, महिला जो कमजोर, निर्भर दब्बू है, देखो कितना नेगेटिव वो है वर्ड, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है, उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल, परिवार का पालन पोषण। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए इन भेदों के बाद? लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा के खतरे में डाल देगी। लुइज ऑटो पीटर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार 21 अप्रैल 1859 प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा। आइए हम ये पूछे कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने की विचारों से उत्प्रेरित हैं? सभी लोगों को, सभी इंसानों को आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आदि मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुष। मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को स्वतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। उसी अखबार के एक अनाम पाठ में 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुक और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करते हैं और जो जिम्मेदारियां भी उठाती है। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या लज्जा की बात नहीं है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को, जो काफ़ी संपत्ति की मालकिन होती है, हक से वंचित रखा जाता है, यद्यपि राज्य के रखरखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती है। अब देखो फिर भी यहाँ पे वो समानता की बात नहीं आ रही है। चलो महिलाएं जो चाह रही है वो भी सादा चाह रही है, भाई हमारे पास संपत्ति है, हमने योगदान दिया है, अभी भी समानता की बात नहीं आ रही कि बस सबको मिलना चाहिए। हालांकि रूढ़िवादी ताकत 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व, बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों से ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इसे निरंकुश मेगेयारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। अब होता जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र के ही निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना को इस्तेमाल किया। इसी प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसे आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया।
मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनकी पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यहाँ से पर्सा के नेतृत्व में होता है जर्मनी के एकीकरण। उसका प्रमुख मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क की कूटनीति यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है, याद रखना ये चीज़। इस प्रक्रियाजनक था जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1831 में वर्साई में हुए समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और ये जो बिस्मार्क है, इसके कूटनीतिक चालों के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। 18 जनवरी 1871 की बहुत बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों के महल एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा ने पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। अब ये क्या करेंगे, विस्तारवादी करेंगे। और जब विस्तारवादी करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो राज्य से टक्कर होगी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा। जर्मनी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और पर्सा के द्वारा उठाए गए कदम, उसकी कार्रवाई बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बन गया। आप सोचो पर्सा का महल, अरे आज ही बहुत खतरनाक है ये, अगर आप जाओगे वहाँ पे, छोड़ो कोई मतलब नहीं। इटली, जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशागत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैतपरक साम्राज्य में बिखरा हुआ था तथा 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतावली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैतपरकों के अधीन थी, मध्य इलाके पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजवंश के अधीन थे। इतावली भाषा ने साझा रूप से हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। अगर जर्मनी के एकीकरण होता 1866 से लेकर 31 में, पहले सोचो पर्सा के नेतृत्व में होता, पर्सा सबसे होता है पहले 1866 में, फिर ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में 18 से पहले पर्सा द्वारा विजित होता है, फिर जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रेलिया भूभाग 1867 में इसके कब्जे में आता है। थोड़ा बहुत इतना आइडिया होना चाहिए। फिर आता जर्मन महासंघ की स्थापना होती है पर्सा में शामिल 1867 में, फिर जर्मन साम्राज्य की स्थापना तो दक्षिण जर्मन राज्य में पर्सा में शामिल 1871, फ्रांस पर्सा युद्ध में पर्सा द्वारा विजित 1871, तब जाके पूरा एक वो बनता है। छोड़, कोई मतलब नहीं है। 1830 के दशक में जिसपे मत्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है इटली के एकीकरण में। 1838 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमुनल द्वितीय पर आ गई। ये रहता है मेन। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्गों के नेतृत्व में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रवृत्ति की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर ये सबसे मेन होता है, जैसे इसको बोला जाता है जैसे भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल था वैसे ही, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले का आंदोलन नेतृत्व किया। न तो एक क्रांतिकारी था, न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीरों और शासित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की चतुर कूटनीतिक संधि, जिसे पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ और नियमित सैनिकों के अलावा जिसपे गेरिसोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों को समर्थन पाने में सफल रहे। इसने मतलब कूटनीति का प्रयोग किया, वहीं पे लोगों को भड़का दिया, फिर उसी के खिलाफ कर दिया। 1861 में एमुनल द्वितीय के एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन लोग आम किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन दिया था, उन्हें इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वे मानते थे कि ला इटालिया विक्टर एमुनल की पत्नी थी तो उनके राष्ट्र का ही नहीं पता नहीं, वो तो उसकी वाइफ समझ रहे हैं। ब्रिटेन के अजीब दास्तान, कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम नतीजा था। अब जैसे देखिए इटली का जैसे एकीकरण हुआ, पहले ऐसे था, ये बटा हुआ था। अब देखो यूपीएससी इतना नहीं माइन्यूट लेवल पे जाके पूछता है, पर मेरे जो नोट्स देखो उसमें है, पर तो इतना जाके नहीं यूपीएससी पूछता। तो ये चीज़ याद रखना। इटली के बाद नक्शे का एकीकृत फिर ऐसे हो गया पूरा।
नरजाति क्या होता है? एथनिक, एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम तथा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। ये यार का डेफिनेशन लिख लेना, काम आती है। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नरजाति थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुई। एक लंबे टकराव संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। ये गौरवपूर्ण क्रांति बोली जाती है वहाँ पे। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद अपनी ब्रितानी संसद से आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं का योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गौलिक भाषा का बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। इनमें बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने को मजबूर किया। आयरलैंड का कुछ ऐसा ही असर हुआ। वह देश के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। तो कैसे धर्म के आधार पर जो है लोग आधिपत्य करते हैं। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह का निर्ममता से कुचल दिया गया। वॉल्फ टाउन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्रीय संघ में माता सहयोगी के रूप में रह गए। तो इसीलिए तो ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बना है, पर अब धीरे धीरे थोड़ा डेमोक्रेटिक हो चुका है। 500 से फिर भी उन्होंने कब्जा नहीं किया कभी। ज्यूसेप गैरिबाल्डी संभवतः 1807 इटली की स्वतंत्रता सेनानी में सबसे मशहूर है। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से जो तटीय व्यापार में संलग्न था। वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात मैत्सेनी से हुई। ये यंग इटली आंदोलन से जुड़ा था। 1834 में पिडमांट के गणतंत्र विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहाँ वह 1848 से निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर एमेनुएल II का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए सैनिक जुड़ते चले गए। उनकी संख्या लगभग 30,000 पहुँच गई। ये रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए थे। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सैनिकों की सेना पेपल राज्य से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। 1870 में जब प्रशा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपना सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में शामिल हुआ। छोड़ो। अब क्या राष्ट्र की दृश्य कल्पनाएं क्या होती है भाई, राष्ट्र कैसे स्वरूप लेता है। अब ये तो हो गया। अब देखो इसमें अपने जर्मनी का एकीकरण देखा, इटली का देखा, फ्रांस का देखा, इधर इंग्लैंड का भी देखा। अब ये चीज़ें आगे जाके मजबूत कैसे बनती है। अब देखिए एक राष्ट्र, एक राज चिन्ह आएगा। अब ये चीज़ें होती है प्रतीकात्मक, जो सिंबॉलिक होती है। किसी शासक के चित्र या मूर्ति के रूप में व्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र का चेहरा कैसे दिया जाता है। इसलिए जैसे भारत माता क्या है, एक प्रतीकात्मक रूप ही है ना। तो ये उसी की बात कर रहा है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानकीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था, जैसे भारत में भी किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी का रूप चुना गया है, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार का ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी छवि का राष्ट्र का रूपक बन गई। देख लो हर जगह ऐसा ही है। डाक टिकट, इसमें मॉरियन की तस्वीर बनाई गई जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। अब ये देखो, ये भी महिला ही है, जर्मनी चित्रकार। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुएं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसे आपको याद होगा, स्वतंत्रता प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर और इंसाफ की आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया।
जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई और तराजू लिए हुए। याद रखना, जैसे भारत में भी तो है न्याय की देवी, पर आजकल याद रखना ये पट्टी हटा दी गई है, ये अंतर किया गया। इस प्रकार की नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मोरियन दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मोरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता का एकता के राष्ट्रपति की यादें आती रही और लोग उसे तादात्म्य स्थापित कर सके। मोरियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इस तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र के रूप में बन गई। चासुक अभिव्यक्ति में जर्मनिया बुलंद वृक्ष के पत्तों के मुकुट बनती, क्योंकि उन्हें जर्मन बुलंद वीरता का प्रतीक है। ये देखिए पत्ते पहनी हुई है। जो भी मतलब यहाँ से ये समझने का मतलब है कि कैसे प्रतीकात्मक रूप दिया जाता है भारत में, जैसे भारत माता का दिया गया रूपक जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, इच्छा, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है। रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। जैसे बताया गया है, टूटी हुई भेड़िया का मतलब क्या होता है? आज़ादी मिलना। भाज छाप कवच का मतलब था जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बुलंद पत्तियों का मुकुट मतलब बहादुरी। तलवार मतलब मुकाबले की तैयारी। तलवार, लिपट्टी, जैतून की डाली, शांति की चाय। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी झंडा, जिसने जर्मन राज्य के प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते हुए सूर्य की किरणें मतलब नए युग का सूत्रपात होना। ये सब चीज़ें ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ बात देखो, महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण है और महिलाओं को देखो, ये मतलब प्रतीकात्मक होता है। अब यहाँ देखो महिलाओं को रक्षा करते हुए दिखाया जा रहा है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, याद रखना, डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक है अपने। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वहाँ आदर्शवाद, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा, जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवादी सीमित लक्ष्य वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब ये दिक्कत फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा इसी कारण। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1800 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जाति भिन्नता थी। अब कौन आया भाई? नगीना, ये तेरी तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है बाल्कन एरिया कारण होता है, क्योंकि याद रखना ये औद्योगिक क्षेत्र है। और जब औद्योगिक क्षेत्र कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता है तो उसको औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा करना जरूरी होता है, इसीलिए इसी को लेकर युद्ध होता है। 1800 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जाति भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यही क्वेश्चन पूछा था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूती बनाना चाहा था, किंतु इसमें से बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक 10th क्लास का पहला चैप्टर, एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसे चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों को अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया था। तब बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने का प्रयास के रूप में देखा। अब यहाँ से तो दिक्कत होगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। अब ये होगा, ऑक्यूपाई ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने सोचोगे, लड़ाई झगड़े होंगे। परिस्थिति और अधिक जटिल इसलिए होगी क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी के हर तहत
हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों को पकड़कर कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसी के कारण होता है। अब ये सब ऐसे ही है कि ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिश का गौरववान कर रहा है कि ब्रिटिश ने पूरे राष्ट्रों पे कब्जा कर लिया है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गए, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का एक विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगरी विचार की समाजों का राष्ट्र राज्य में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक सार्वभौमिक मान लिया गया। ठीक है, तो ये अच्छा चैप्टर था, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं बताता हूँ कौन से, जो डायरेक्ट अपने सिलेबस का भी पार्ट है, ये कोई मतलब नहीं है। ये कौन थे, छोड़ो। पहला क्वेश्चन लिखो, मतलब प्रेजेंट रिलेवेंस में लिखना चाहिए ना, ज़्यादा अच्छा वो है। देखो पहला क्वेश्चन आ गया, नेपोलियन आधुनिकता का अग्रदूत था। ये कोई स्टेटमेंट है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है? पक्ष एवं विपक्ष में बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। चलो आपको वो एग्जाम्पल देने जहाँ राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है, और वो भी एग्जाम्पल देने जहाँ नहीं देता है। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद क्या होता है वो डिफाइन करना, उसके बाद में लिखना। ठीक है, अब देखो सैटरडे संडे तो आपका एक टेस्ट होगा, जो होगा आपका 8th क्लास 9th जो कंप्लीट हो चुकी है, 10th का ये जो पहला चैप्टर है, यहाँ से बेस 5 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट होगा। सीसेट में आपका टेस्ट होगा, उसने अपने देखो सीक्वेंस वाला टेस्ट कर लिया था, तो कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट होगा, याद रखना है जी। चलो ठीक है, सीसेट करते हैं एक बार, कितने क्वेश्चन डाउट में बता देना।